जो आज का अपना टॉपिक है वो मध्य प्रदेश की नदियों संबंधित है। और मुख्य रूप से देखिए, जो ये टॉपिक चल रहा है मध्य प्रदेश जी के, ये एमपी का कोई सा भी एग्जाम हो, एमपी पीएससी का कोई सा भी एग्जाम है, हर एग्जाम के लिए एमपी से संबंधित क्वेश्चन सभी पेपरों में आए हैं। आप कौन सा भी पेपर उठा करके देख लीजिए, एमपी से संबंधित पूरे क्वेश्चन है। इसलिए ये किसी एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बट एमपी में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अंत तक बने रहिए। और आपको जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं, मैं टुकड़ों में उसको पढ़ा रहा हूँ ताकि एक एक नदी बहुत बारीकी से उसकी परियोजनाएं क्या है, उसकी स्थिति क्या है और वो बहती कहाँ से, उसका उद्गम स्थल क्या है, उसमें महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं और पुराने क्वेश्चन कौन से आए हैं, उन सबको एक ही वीडियो में लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जो पिछला वीडियो था उसमें चंबल नदी की चर्चा की थी। चंबल नदी में जो बात की गई थी कि चंबल नदी मुख्य रूप से ये जो इंदौर से, अब जो इंदौर की जो जाना पाव पहाड़ी है वहां से प्रवाहित होकर के और किस तरीके से यमुना में मिलती है, आप पूरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा उसकी जो सहायक नदियां हैं और साथ में जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर है रायसेन जिला है। रायसेन, देखो मैंने वीडियो बनाने के पहले हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ कि आपको एमपी बहुत तगड़ी करनी है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट करना क्या पड़ेगा कि मध्य प्रदेश का पूरा मैप आपको बिल्कुल डिक्टो पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है, तब मध्य प्रदेश पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। इसको याद कैसे करेंगे, बस डेली आप मध्य प्रदेश का पूरा मैप बनाइए, 52 जिले, जल्दी से उनकी एग्जैक्ट स्थिति इस तरीके, जैसे यहाँ ग्वालियर लिखना है, यहाँ दतिया लिखना है, यहाँ मुरैना लिखना है, यहाँ श्योपुर लिखना है, यहाँ भिंड लिखना है, इस तरीके से जल्दी लिख लीजिए ताकि एक एक स्थिति आपको पूरी पता होनी चाहिए। तब आप फिर एमपी का जैसे ही आप पढ़ोगे ना वैसे ही आपको मजा आने लगेगा कि एमपी जी के एक भी क्वेश्चन भी गलत होने की संभावना खत्म हो जाएगी। चलिए बहरहाल देखते हैं आगे की जो नदियां, उत्तरी प्रवाहित नदियों पे चल रहे थे अपन। तो उत्तरी प्रवाहित नदियों में सबसे पहले, अब ये इंदौर से होते हुए अपन देवास के आगे रायसेन पहुंच चुके थे। अच्छा, रायसेन से एक नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की, जो पेपरों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है, बेतवा नदी। अच्छा, बेतवा नदी के कुछ जो जनरल क्वेश्चन है पहले उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है उनको देखेंगे, फिर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने की संभावना वाले क्वेश्चन रहेंगे, और साथ में वो देखेंगे जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। देखिए, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, कुमरा गांव। ये तो जनरल क्वेश्चन है, याद होना चाहिए कि इसका उद्गम स्थल बेतवा नदी कौन सा है, कुमरा गांव है, और ये रायसेन में पड़ता है, यहाँ से बेतवा नदी निकलती है। इस तरीके से प्रवाहित होते होते और ये यहाँ यूपी पहुंच जाती है हमीरपुर। कहाँ पहुंचती है, हमीरपुर। और हमीरपुर से ही वहां से ऊपर से होते हुए यमुना नदी प्रवाहित हो रही है, तो ये जाकर के यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो मतलब बेतवा किसकी सहायक हो गई, आपकी यमुना की सहायक हो गई बेतवा नदी। अब इसमें उद्गम स्थल क्या है, रायसेन का कुमरा गांव, मुहाना कहाँ है, हमीरपुर, इसका मुहाना हो गया। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है बेतवा की लंबाई है 590 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 590 किलोमीटर क्या हो गई, बेतवा की लंबाई हो गई। तो ये एक हो गया टफ और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि बेतवा की लंबाई याद रखनी है। कितनी है बेतवा की लंबाई, 590 किलोमीटर है। अच्छा, और बेतवा में क्या ध्यान रखना है, देखिए ये लंबाई होगी इसकी। अच्छा, अब इसकी बेतवा की कुछ जो है सहायक नदियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने वीडियो में बताया था आपको पहले कि जो सहायक नदियां हैं कुछ घर में याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा। देखिए, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। एक तो पहली जनरल है जिसका नाम है बीना, क्योंकि बीना से होकर के जाती है, तो एक बीना नदी है, ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, दूसरी कौन सी सहायक नदी बेतवा की, बीना के बाद धसान हो गई। धसान के बाद कौन सी है, जमानी करके है। ठीक है, कौन सी, जामनी जो है, तो इसकी तीसरी सहायक नदी हो गई बेतवा की। तो कौन सी, बीना हो गई, धसान हो गई और जामनी, 3 सहायक नदियां हैं बेतवा की। ठीक है, अब मान लो कि ये तीनों नदियां हैं, बहुत आसान है कि बीना, धसान, जामनी। फिर भी इनको ट्रिक के माध्यम से याद रखना, तो इसकी ट्रिक क्या होगी, बेटी, बीना, धौंस, जमाती है। बस बेटी, बीना, धौंस, जमाती है, ये हो जाएगी इसकी ट्रिक। क्या हो जाएगी ट्रिक, बेटी, बीना, धौंस, जमाती है। तो मतलब बेतवा की सहायक नदियों की ट्रिक क्या है कि बेटी, बीना, धौंस, जमाती है। कैसे याद रखना है कि बेतवा की सहायक नदियां, बेटी से हो गया बेतवा, बीना से हो गया बीना, धौंस से हो गया धसान और जमाती से हो गया जामनी। तो मतलब ये एक लाइन याद रखनी है बेतवा के लिए कि बेटी, बीना, धौंस, जमाती है। ऐसे इसकी बस में जितने भी आगे जहां लगेगा कि जो भूलने वाली चीजें सबकी ट्रिक बना रखी है। ठीक है, नोट्स से ही पढ़ा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, पूरी किताब ना पढ़नी पड़े।
देखिए तो इसकी ट्रिक क्या हो गई, बेटी बीना धौंस जमाती है, तो ये क्या है, बेतवा की सहायक नदियां हो गई। ठीक है, तो बीना, धसान और जामनी, उद्गम स्थल हो गया इसका, मुहाना हो गया, इसकी लंबाई हो गई, ये सब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। लंबाई कितनी है, 590 किलोमीटर। और बेतवा में और क्या इंपॉर्टेंट है, अच्छा बेतवा की कुछ परियोजनाएं हैं, मुख्य रूप से 3 परियोजनाएं हैं जो आपने, जिसमें से 2 परियोजनाएं ऐसी है कि जो बहुत बार पेपर में आई हैं। बेतवा की 2 परियोजना मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, कौन कौन सी। देखो एक परियोजना तो इसकी जो बहुत फेमस रही, हमेशा पेपर में आई है, सम्राट अशोक सागर। कौन सी है, सम्राट अशोक सागर परियोजना, आपने पढ़ी होगी। अच्छा इसका एक नाम पेपर में कभी कंफ्यूज कर देता है पेपर में जब आता है, हलाली परियोजना के नाम से भी आ जाता है। कौन सा, ये शब्द याद रखना, हलाली, ये इसी का नाम है। हलाली परियोजना पहले नाम था, तो उसका नाम सम्राट अशोक सागर भी रखा गया। तो जो सम्राट अशोक परियोजना या हलाली परियोजना एक ही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये किस नदी पर बनी हुई है, ये बेतवा नदी बनी हुई है। अब यदि पर्टिकुलर स्थिति की बात कर लें कि भाई बेतवा नदी पर तो बनी है, लेकिन किस स्थान पर बनी है सम्राट अशोक सागर परियोजना, तो ये इसका स्थान है, आपका स्थान क्या है इसका, विदिशा। कहां पर, विदिशा, विदिशा में बनी हुई है सम्राट अशोक सागर परियोजना, या उसी का एक नाम क्या है, हलाली परियोजना। और बनी कहाँ हुई है, ये विदिशा में बनी हुई है सम्राट अशोक सागर या हलाली परियोजना। तो ये एक परियोजना हो गई। चलिए अब दूसरी परियोजना की चर्चा कर सकते हैं। देखो 3 परियोजना है, जिसमें मैंने कहा 2 बहुत बार पूछी गई है, तीसरी पूछने की संभावना है, जो आगे पेपर में आ सकती है। दूसरी कौन सी है, ये थोड़ा सा इसमें सबको कंफ्यूजन रहता है, राजघाट परियोजना। कौन सी, राजघाट परियोजना, ये भी किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है। अच्छा इसका एक नाम और क्या है, राजघाट परियोजना का दूसरा नाम क्या है, देखिए राजघाट परियोजना का जो नाम है वो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से राजघाट परियोजना के नाम को भी जाना जाता है। तो पहली कौन सी हो गई, अशोक सागर परियोजना, किस नदी पर है, बेतवा नदी पर। स्थान कौन सा है उसका, विदिशा है। दूसरी कौन सी हो गई, राजघाट परियोजना, किस नदी पर है, बेतवा नदी पर। दूसरा नाम इसका क्या है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। देखो ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ से ललितपुर लग जाता है। ठीक है, ललितपुर का क्षेत्र लग जाता है। ललितपुर कहाँ पर है, यूपी में, और ये कहाँ है, एमपी में। तो ये दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। तो ये 2 परियोजनाएं हो गई। ठीक है, पहली कौन सी, सम्राट अशोक सागर, दूसरी कौन सी हो गई, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। तो 2 परियोजना क्लियर हो गई। अब चलिए तीसरी की चर्चा करते हैं, जिसको मैंने कहा है इंपॉर्टेंट है। देखिए माता टीला, कौन सी, माता टीला, इसका क्या है, इसकी नदी भूल जाती है। जो चीज मैं कह रहा हूं ना कि इसका ये चीज भूल जाती है, तो इसका मतलब ये आप समझिए कि कहीं ना कहीं मैंने इसको बहुत बार याद करने की कोशिश की है, पेपरों में देखा है, तो ये कंफ्यूजन का पॉइंट हमेशा रहा है कि माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो माता टीला परियोजना भी किस नदी पर है, बेतवा नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना भी किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है। तो देखो 3 हो गई, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये भी पेपर में आई है, लेकिन वर्तमान में इसकी संभावना अधिक है। अच्छा एक परियोजना और है इसमें, जो थोड़ा सा ये जानकारी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माता टीला के बाद, परीक्षा। कौन सी, परीक्षा परियोजना। देखो इसको परीक्षा बांध के नाम से भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, लेकिन परीक्षा परियोजना वो बेसिक रूप से तो बेसिकली यूपी की है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किस नदी पर बनी हुई है, बेतवा नदी पर बनी हुई है। तो बेतवा नदी की 4 परियोजना पर याद रखनी है। पहली कौन सी है, सम्राट अशोक सागर परियोजना। दूसरी कौन सी है, ये राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। तीसरी कौन सी मैंने यहाँ पर बताई थी आपको, माता टीला परियोजना। और चौथा जो परीक्षा परियोजना, ये परीक्षा बांध के नाम से है। ये जो है तो 4 परियोजना है। अब भाई इसमें ये कंफ्यूजन होगा कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की, जो सिंपल सा है, जो यदि पुराने वीडियो देखें तो कंफ्यूजन बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पर्वत पहाड़ जितने भी मध्य प्रदेश के थे बहुत अच्छी तरीके से एक करके समझाए हैं। ठीक है, नहीं तो पुराने वीडियो आप देख लीजिए। इसको समझने की आसान तरीका ये है कि जिस तरीके से नदियों की शुरुआत पढ़ने की थी कि पूर्वी नदियाँ, पश्चिमी नदियाँ, उत्तरी नदियाँ और दक्षिणी नदियाँ। जो दक्षिण की नदियाँ होंगी वो स्वाभाविक सी बात है, उसमें जो परियोजना बनेगी तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो संयुक्त परियोजना होगी। पूर्वी वाली होंगी मध्य प्रदेश यूपी की होंगी या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की होंगी। उत्तरी की मध्य प्रदेश यूपी या मध्य प्रदेश राजस्थान की होंगी। पश्चिमी की राजस्थान या गुजरात से संयुक्त होंगी। तो सिंपल सा है, इसमें जो संयुक्त परियोजना, ये किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, यदि आपको अंदर की नदियां पता है तो संयुक्त परियोजना याद करने की जरूरत नहीं है, वो अंदाजा ही आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए बहरहाल देखिए, तो ये हो गया आपका कौन सी परियोजना हो गई, ये नदी हो गई, बेतवा नदी का मुख्य भाग हो गया। अच्छा बेतवा में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यदि बात करें तो पहली बात तो बीना तेल रिफाइनरी किस नदी पर है, बेतवा पर है। दूसरा क्या है, एक थोड़ा सा इसका है इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, देवगढ़ आपने नाम पढ़ा होगा,
देवगढ़। देखो डायरेक्ट याद कैसे करना है वही बता रहा हूँ कि आपको देवगढ़ को पकड़ना है, बकाया जो लाइन और लिखी है ना उसको नहीं पकड़ना, केवल देवगढ़। देवगढ़, देवगढ़ क्या है, यह एक किला है, वैसे यूपी में देवगढ़ की किला, जो देवगढ़ का किला है उसको क्या कहा जाता है, बेतवा का आइलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेतवा का आइलैंड। किसको कहा जाता है बेतवा का आइलैंड, देवगढ़ के किले को कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेतवा का पहली बात तो जनरल पर समझ लिया, उसके बाद बेतवा का उद्गम स्थल, बेतवा की लंबाई, बेतवा की परियोजनाएं देख ली, ठीक है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि बेतवा का आइलैंड किसे कहा जाता है, तो बेतवा का आइलैंड किसे कहा जाता है, देवगढ़ के किले को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेतवा का आइलैंड कहा जाता है, जो यूपी में स्थित है। तो थोड़ा सा ये फैक्ट दिमाग में अच्छे से रखना है, क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये कौन सी नदी आपकी हो गई थी, बेतवा नदी हो गई। अच्छा, अब बेतवा के बाद कौन सी नदी है, बेतवा के बाद जो नदी मैंने बताई थी आपको उस दिन, बेतवा के बाद है सिंध नदी, ठीक है। अच्छा, बेतवा के बाद जो सिंध नदी की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, कि बेतवा को सिंध नदी में क्या क्या कौन कौन सी बातें हैं और कौन कौन सी नहीं है। देखिए, बेतवा तो यहाँ से थी, उसके बाद सिंध नदी के बारे में चर्चा। देखो, सिंध नदी की यदि बात करें तो विदिशा इसी यहीं पर है, ठीक है। यहाँ क्या है, विदिशा है। अच्छा, विदिशा से ही एक काली सिंध नदी जो पिछले वाले वीडियो में बताई थी, ये सिंध की बात कर रहा हूँ, तो जो ये विदिशा से निकलती है, कहाँ से, विदिशा से, यहाँ से इसका उद्गम है। एक विदिशा की तहसील है लटेरी, लटेरी तहसील विदिशा की है, जहां से कौन सी नदी निकलती है, सिंध नदी निकलती है। और ये भी ऐसे जा करके जालौन, कहाँ पहुंचती है, जालौन पहुंचती है, यूपी के जालौन में पहुंचती है, और किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। देखो सिंपल सी बात हो गई कि बेतवा नदी, ये बेतवा नदी का क्षेत्र ये हो गया, ठीक है। विदिशा नदी का कुछ ऐसा बना लेते हैं अपन, लगभग ये हो गया किसका, आपका सिंध नदी का क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो सिंध नदी का उद्गम कहाँ से हो गया, लटेरी तहसील विदिशा, सिंपल सा फंडा। सिंध नदी का उद्गम क्या हो गया, लटेरी तहसील विदिशा, और सिंध नदी का मुहाना क्या हो गया, जालौन जिला यूपी, किसमें, यमुना में हो गया सीधा इसका मुहाना। बेतवा का मुहाना यमुना, हमीरपुर जिला यूपी, और सिंध का मुहाना जो विदिशा की लटेरी तहसील से निकलती है, जालौन जिला और यूपी। अच्छा, सिंध की लंबाई कितनी है, तो देखो इसकी लगभग भी हर चीज याद रखनी है, कितनी है, 470 किलोमीटर। सिंध की लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर आपकी सिंध की लंबाई है। 470 किलोमीटर किसकी लंबाई हो गई आपकी, सिंध नदी की लंबाई हो गई 470 किलोमीटर। बेतवा की कितनी थी, 590, और सिंध की कितनी हो गई, 470 किलोमीटर। अच्छा, सिंध की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी, थोड़ा सा यहाँ इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। पहली सहायक नदी है इसकी कुंवारी, ठीक, दूसरी मऊहर, और तीसरी पहुंच। तीन सहायक नदियां ध्यान रखनी है, कुंवारी, मऊहर और पहुंच। कौन कौन सी, कुंवारी, मऊहर, पहुंच, सिंध की। बेतवा की क्या थी, बेटी बीना धौस जमाती है, बस वो नहीं याद करनी, केवल एक ट्रिक, इसको ट्रिक को बार बार रिवाइज करते रहना है। बेटी बीना धौस जमाती है किसकी है, बेतवा की। सिंध की कौन सी होगी, कुंवारी, मऊहर और पहुंच, ठीक है। इसकी भी ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है उसको लिख लेते हैं। सिंध के कुंवार, क्या है इसकी ट्रिक, सिंध के कुंवार महू में पहुंचे, महू में पहुंचे। दिख नहीं रहा तो केवल जूम कर लीजिए, अच्छे से दिखने लगेगा। ट्रिक क्या है इसकी, सिंध के कुंवार महू में पहुंचे, बिल्कुल सिंपल सा लिख लीजिए इसको। सिंध के जो कुंवारे लड़के हैं वो कहाँ पहुंचे, महू पहुंचे। महू का है इंदौर के पास। ये किसकी ट्रिक है आपकी, सिंध नदी की ट्रिक है कि सिंध के कुंवार कहाँ पहुंचे, महू पहुंचे। तो ये कौन सी हो जाएंगी आपकी सिंध की सहायक नदी है, क्या, सिंध के कुंवार कहाँ पहुंचे, महू में पहुंचे। तो सिंध से सिंध नदी हो गई, सिंध से कौन सी नदी हो गई आपकी, सिंध नदी हो गई सिंध से। कुंवार से कौन सी हो गई, कुंवारी नदी। महू से कौन सी हो गई, मऊहर नदी। और पहुंचे से कौन सी हो गई, पहुंच नदी। तो सिंध के कुंवार कहाँ पहुंचे, महू में पहुंचे। तो ये तीनों नदियां आपकी ये यहाँ से कंप्लीट हो गई। केवल ट्रिक क्या है, सिंध के कुंवार महू में पहुंचे और आपकी सिंध की सहायक नदियां कंप्लीट। तो ये हो गई आपकी कौन सी, किस नदी की सहायक नदियां, सिंध की सहायक नदियां। क्लियर हो गया यहाँ तक। उद्गम स्थल सिंध का यदि पूछा जाए तो तुरंत बताना है, विदिशा की लटेरी तहसील से। मुहाना पूछा जाए तो कहाँ पर है, जालौन यूपी।
ठीक है, लंबाई पूछी जाए 470, और इसकी सहायक नदियाँ पूछी जाए तो सिंध के पार महू में पहुंचे। बेतवा की सहायक नदियाँ क्या थी? बेटी, बीना, धौंस जमाती है, और सिंध के पार महू में पूछे। अब थोड़ा सा सिंध की परियोजनाओं पर देख लेते हैं। देखो भाई, सिंध की परियोजनाओं में यदि बात करें तो इसमें 2 परियोजनाएं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, सिंध की परियोजना अधिकतर पेपरों में आपको मिलेगी। एक परियोजना का नाम बता रहा हूँ, यदि आप पढ़ाई सीरियसली कर रहे हैं तो आपने पेपर दिए होंगे तो ये परियोजना जरूर देखी होगी पेपरों में किसी न किसी। यहाँ नाम लिख रहा हूँ मैं, मणिखेरा। मणिखेरा, ये इसको बोलते हैं मोहिनी सागर। मणिखेरा या मोहिनी सागर। मणिखेरा या मोहिनी सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखो भाई, मणिखेरा या मोहिनी सागर परियोजना सिंध नदी पर बनी हुई है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आपको लगता है कि नहीं पूछा गया तो आप पुराने पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको अधिकतर ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा कि मणिखेरा, या कभी कोई पूछता है मणिखेरा परियोजना किस नदी पर स्थित है, कभी इसका उपनाम पूछ लेता है तो मोहिनी सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सिंध नदी पर स्थित है। अच्छा, अब यदि इसकी स्थिति की बात करें कि सिंध नदी पर कहाँ पर स्थित है, तो भाई यहाँ एक जिला है जिसका नाम है शिवपुरी। क्या है? शिवपुरी। तो शिवपुरी पर स्थित है। कौन सी? मणिखेरा या मोहिनी सागर परियोजना सिंध नदी के शिवपुरी पर स्थित है। सीधी सीधी लाइन हो गई क्या कि मणिखेरा या मोहिनी सागर परियोजना सिंध नदी के शिवपुरी पर स्थित है। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा इसका, जो दूसरी मैं परियोजना की इंपोर्टेंट की बात कर रहा था इसी सिंध नदी पर, दूसरी परियोजना इसकी गोपी कृष्ण परियोजना। यही लिख रहा हूं उसका नाम, गोपी कृष्ण परियोजना। अच्छा, गोपी कृष्ण परियोजना भी बोल सकते हैं या गोपी कृष्ण बांध के नाम से भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, देखो गोपी कृष्ण परियोजना जो है वो भी सिंध नदी पर स्थित है, लेकिन थोड़ा इसके नीचे आ जाओ, गुना के पास, गुना के समीप। ठीक है, कौन सी परियोजना है? गोपी कृष्ण या जो है गोपी कृष्ण बांध या गोपी कृष्ण परियोजना कह सकते हैं। अच्छा, किसी किताब में आपको ये गोपी कृष्ण जो परियोजना है ये चौपन नदी पर निकल, लेकिन वो छोटी नदी है, इस कारण से चौपन नदी का उतना नाम नहीं चलता, लेकिन इसी का सिंध का ही नाम चलता है। तो ये क्या है, इसका नाम एक और देख लीजिए, चौपन नदी के नाम से भी इसको, चौपन नदी पर भी बनी हुई है, लेकिन वो मुख्य रूप से सिंध बड़ी नदी है, तो सिंध का ही नाम चलता है। ठीक है, तो गोपी कृष्ण या आपका कौन सा है, चौपन जो नदी है उसमें कौन सी परियोजना है आपकी? गोपी कृष्ण परियोजना है। नदी कौन सी हो गई? सिंध नदी हो गई। तो देखिए ये आपकी 2 नदियां बिल्कुल कंप्लीट हो गई, परियोजना सहित, लंबाई सहित, यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अच्छा, सिंध नदी का थोड़ा और इम्पोर्टेंट क्या होगा, क्या यहाँ धार्मिक स्थल कौन से हैं? एक तो रतनगढ़ हो गया, रतनगढ़ क्षेत्र जो यहाँ पर है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, सनकुआ का मेला किस नदी पर लगता है? तो वो भी आपके सिंध नदी के किनारे सनकुआ का मेला भी लगता है। और सिंध नदी के पास, सिंध नदी का एक और है कि अशोकनगर और गुना का ये क्या करती है, 2 भागों में बांटती है, तो वो ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 2 बातें यहाँ क्लियर हो गई। इसके बाद आ जाओ एक नदी यहाँ कैमूर पहाड़ी। अब कैमूर पहाड़ी की मैं जैसी बात की वैसी पिछला वीडियो आप लोगों को याद आया होगा जो रेगुलर देख रहे हैं। पहाड़ियाँ तो कितनी बेहतरीन तरीके से आपको एक एक करके बताई गई हैं, उनकी चोटियाँ कौन कौन सी थी, उसकी किस तरीके से याद करना है, सब समझाया। चलिए बहरहाल ये कैमूर पहाड़ी याद कर लो। कैमूर पहाड़ी से एक नदी निकलती है, इसका नाम है केन नदी। ठीक है, अच्छा, केन नदी यहाँ से इस तरीके से निकल करके, और ये भी कहाँ आपकी जो है तो यमुना नदी में मिल जाती है। अब देखो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई आपकी कि ये कौन सी नदी है, बेतवा, ये कौन सी नदी है, केन। अब यहीं पर बना दिया गया ये इसको इस तरीके का समझिए, ये क्या है, ये केन बेतवा लिंक परियोजना हो गई। क्या हो गई ये? केन बेतवा लिंक परियोजना। यहाँ क्या होगा कि यहाँ का पानी आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ का पानी आ जाएगा यहाँ पर। यदि इस नदी पे ज़्यादा पानी है तो उसको यहाँ कर दिया जाएगा, इस नदी पे ज़्यादा पानी है तो यहाँ कर दिया जाएगा, तो यहाँ की पूरी खेती की सिंचाई हो जाएगी, बांध बना दिए जाएंगे, और यहाँ की भी पूरी खेती की सिंचाई हो जाएगी। तो बुंदेलखंड जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उसमें क्या होगा, सिंचाई का पर्याप्त साधन हो जाएगा। तो इसको क्या बोला गया, केन बेतवा लिंक परियोजना, जो भारत देश की बहुत बड़ी परियोजना है और पहली परियोजना है। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो ये यही है, बेतवा केन इस तरीके से बनी हुई है। चलिए, उसका एक अलग टॉपिक है केन बेतवा लिंक परियोजना का। कैमूर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, केन नदी। थोड़ा केन नदी के बारे में जानना है क्योंकि ये हाईलाइट भी चल रही है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कैमूर की पहाड़ी से केन नदी का उद्गम कटनी जिले की कैमूर की पहाड़ी से होता है, ये सबको पता है। ठीक है, मुहाना इसका कहाँ है, ये बाना जिला जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर ये कहाँ चिल्ला है, मैं बाना जिले की एक चिल्ला नाम से है, वहाँ पर ये जो है तो यहाँ यमुना नदी पर मिल जाती है केन नदी जाकर के। ठीक है, निकलती कहाँ है, कैमूर कटनी से, और बाना चिल्ला के पास कहाँ, यमुना नदी में मिल जाती है। अच्छा, केन की लंबाई पूछ चुका है पेपर में, लंबाई इसकी कितनी है, 427 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई केन की कितनी है, 427 किलोमीटर।
ठीक है, केन नदी की लंबाई है। उद्गम हो गया, मुहाना हो गया। अच्छा, केन का कुछ जो है तो एक आध दो पेपरों में इसके उपनाम अधिकतर केन के पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे चंबल का नाम उपनाम मैंने बताया था चर्मावती, और एक नाम बताया था कामधेनु करके। ऐसी केन के भी उपनाम है जो पेपर जिन जिन ताप्ती के उपनाम पेपर में पूछे जाते हैं, नर्मदा के पूछे जाते हैं, रेवा नाम, ताप्ती, सूर्यपुत्री। ठीक है, तो ऐसी केन के उपनाम है जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको देख लीजिए। एक तो इसका नाम है सुप्तमती। क्या नाम है? सुप्तमती। इंपॉर्टेंट नाम है, थोड़ा सा इनको अच्छे से याद रखना। सुप्तमती किसका नाम है? केन का नाम है। दीर्णावती, दीर्णावती, सुप्तमती और दीर्णावती, ये दो नाम याद रखिएगा। ये किसके हैं? केन नदी के उपनाम है। एक तो नाम है सुप्तमती और दीर्णावती। केन नदी के दो उपनाम हैं। क्या, कैसे याद रखना है? केन नदी के दो उपनाम हैं, एक का नाम है सुप्तमती और एक नाम है दीर्णावती। चंबल का क्या नाम था? चर्मावती। ठीक है, तो याद कर रखना है, केन नदी के दो उपनाम है, एक का नाम है सुप्तमती, एक का नाम है दीर्णावती। ठीक है, अब चलिए, अब इसके बाद ये तो हो गए, इसके उपनाम हो गए। अब इसके बाद आगे क्या है केन नदी पे और कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए, इसके इंपॉर्टेंट की भी बात करें तो इसकी कुछ सहायक नदियां थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि केन बेतवा लिंक परियोजना हो गई, तो केन से जितने सारे फैक्ट निकाल सके उतनी जरूरी है। तो कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, इनको अच्छे से याद कर ले, क्योंकि अभी तक जो आगामी जितने पेपर आएंगे उसमें केन, यदि नदियों से क्वेश्चन आते ही हैं, केन नदी से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाएंगे। तो इसके कुछ उपनाम मैं यहाँ पर लिस्ट बना रहा हूँ, इनको आप लिखते जाइए, नोट कर लीजिए। सोनार सहायक नदी है, सोनार ये केन की सहायक है। ठीक है, दूसरी गुदेन, ये बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, बट ये अब इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि केन बेतवा लिंक परियोजना बन रही है। तो सोनार, गुदेन। इसके बाद तीसरी कौन सी हो जाएगी? श्यामरी। अभी तक सहायक अपन याद करते थे नर्मदा की, अब केन की याद करनी पड़ेगी। तो सोनार, गुदेन, श्यामरी, तीन हो गई। चौथी यहां लिख दे रहा हूं, मीढ़ासन। मीढ़ासन बोलते हैं, चौथी सहायक नदी है मीढ़ासन। ठीक है, इसके बाद पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट उर्मिल, ये भी केन की है। छठवीं चंद्रावल। देखो भाई, 6 नदियां हो गई केन की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अपन को वही पिक करना है, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन वो जरूर पढ़ना है कि जो पेपर में आना है। छोड़ना क्या है वो तो मैंने आपको वैसे ही छोड़ता चला जा रहा हूँ। जो बेफालतू की चीजें हैं, कहानियां, वो हटा देते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए, इसमें बताया नदियों की 3-3, 4-4 ही सहायक नदियां। नर्मदा की सहायक नदियां पहली बार बहुत पूछी गई हैं, अब उसकी सहायक नदियों पर उतना नहीं है, लेकिन केन बेतवा इंपॉर्टेंट है, इस कारण से इसकी सहायक नदियों पर विशेष ध्यान देना। तो चलिए, केन बेतवा सहायक नदियों की इंपॉर्टेंट नदी कौन कौन सी है? सहायक नदी सोनार, गुदेन, श्यामरी, मीढ़ासन, उर्मिल, चंद्रावल। अब ये उर्मिल देख करके जो पेपर दे रहे हैं उनको तुरंत याद आया होगा कि उर्मिल परियोजना कम से कम 7-8 पेपरों में लगातार क्वेश्चन आया है। किस नदी पर बनी हुई है उर्मिल परियोजना? उर्मिल परियोजना किस नदी पर होगी? अब सहायक नदी तो इसी की है, केन की। सीधी सीधी इसमें टिक कर लेंगे तो उर्मिल नदी ही होगी। इसके अलावा यदि केन नदी ऑप्शन में तो अपन केन लगा देंगे। ठीक है, तो ये सहायक नदियों से परियोजनाओं के नाम भी रहते हैं, जिससे वो भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं कि कौन कौन से? सोनार, गुदेन, श्यामरी, मीढ़ासन, उर्मिल, चंद्रावल। ये 6 की 6 नदियां जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी मोस्ट नदियां हैं। केन की सहायक नदी है सोनार, गुदेन, श्यामरी, मीढ़ासन, उर्मिल, चंद्रावल। क्लियर हो गई? 6 नदियां सहायक नदी किसकी? केन की। अब इसकी परियोजना तो देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट केन बेतवा लिंक परियोजना किस नदी पर? केन और बेतवा नदी पर। केन आ गया तो केन टिक कर देंगे, केन बेतवा दोनों आ गया तो दोनों टिक कर देंगे, पर केन और बेतवा साथ में ए नंबर, केन और बेतवा, इस तरीके से। अब पर्टिकुलर केन की परियोजना याद करेंगे। पर्टिकुलर जब बेतवा की आती है तो पहली गंगेऊ परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट, केन नदी की, इसलिए बेतवा को इतना डीपली बताया था। ठीक है, दूसरी परियोजना कौन सी है? रनगंवा परियोजना। रनगंवा कहीं कहीं लिखा है, रनगंवा है वैसी। गंगेऊ परियोजना, रनगंवा परियोजना। और तीसरी जो में सहायक नदी है इसकी, जो पेपर में पूछी गई परियोजना, उर्मिल परियोजना। ठीक है, तो कौन कौन सी होगी? गंगेऊ इंपॉर्टेंट, रनगंवा वेरी मोस्ट, लगा लेना इसमें रनगंवा वाले में, और उर्मिल पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है। उर्मिल इंपॉर्टेंट है, गंगेऊ ये मतलब हाँ, इसकी आने की संभावना इससे ज्यादा। रनगंवा सबसे अधिक संभावना कि यदि डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो रनगंवा परियोजना पूछ सकता है। तो 3 परियोजना इसकी याद रखनी है, कौन कौन सी? केन नदी की, गंगेऊ, रनगंवा और उर्मिल। तो केन की 3 सहायक नदी कौन सी हो गई? गंगेऊ, रनगंवा और उर्मिल परियोजना 3 सहायक नदी हो गई। अब ये स्थिति इनकी तो पन्ना छतरपुर ये तीनों उसी जगह स्थित है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है,
अच्छा, अब और केन नदी का क्या आ सकता है, एक क्वेश्चन और आया था पांडव जलप्रपात, ठीक है, पांडव जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, ये कंफ्यूजन वाला भी हो जाता है, ठीक है। देखो भाई, पांडव जलप्रपात एक आपने पचमढ़ी शायद भी देखा होगा, पढ़ा होगा पेपर में, पांडव जलप्रपात। अब ये पांडव जलप्रपात जो है ना, ये मुख्य रूप से प्रपात ये स्थित कहाँ है, केन नदी पर स्थित है पांडव जलप्रपात। अच्छा, एक पेपर में एक क्वेश्चन पांडव का भी अलग से नाम पूछ लिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पांडव का नाम नहीं दिया क्योंकि इस कंफ्यूजन वाला पॉइंट जाता है, उसका नाम इसका क्या है, गाथा। क्या नाम है, गाथा। ये भाई ये क्वेश्चन एमपी के क्वेश्चन है, बहुत तगड़े क्वेश्चन है, इस कारण से इनको एक एक क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है। पांडव जलप्रपात तो चलो ठीक है, केन नदी पर स्थित है, लेकिन इसका उपनाम भी है जिसका क्या नाम है, गाथा जलप्रपात। तो गाथा जलप्रपात या पांडव जलप्रपात किस नदी पर है, आपकी केन नदी, जो यहाँ से अपन ने प्रवाहित की है, ये जो यहाँ पर बनी हुई है, तो ये कौन सी है, केन नदी है। और ये कौन सा जलप्रपात है, पांडव जलप्रपात, या इसी को क्या बोलते हैं, गाथा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। किस नदी पर है, केन नदी पर है। अच्छा, एक जलप्रपात और है केन नदी पर, जिसका नाम है रनेह। क्या नाम है, रनेह जलप्रपात। पांडव जलप्रपात या गाथा जलप्रपात किस नदी पर है, केन नदी पर है। एक दूसरा जलप्रपात कौन सा है, रनेह जलप्रपात, जो किस नदी पर है, वो भी केन नदी पर है। क्लियर हो गया, केन नदी पर कौन कौन से जलप्रपात है, एक तो पांडव, उसी का नाम गाथा भी मान लीजिए, और रनेह, ये जलप्रपात हो गए, ठीक है। परियोजनाएं गंगेऊ, रनगोआ, और एक कौन सी थी, उर्मिल। केन नदी की लंबाई 427 किलोमीटर। उद्गम स्थल कैमूर पहाड़ी कटनी, मुहाना बांदा जिला, ठीक है, यूपी। तो ये हो गई इसकी क्या है, जलप्रपात। सहायक नदियां, 6 सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी, सोनार, गुदेन, श्यामरी, मीणासन, उर्मिल, चंद्रावल, ये 6 सहायक नदियां जो मैंने आपको लिखवा दी हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गई। तो कौन कौन सी नदी हो गई, सिंध हो गई, सिंध के बाद बेतवा हो गई, बेतवा के बाद केन हो गई, ठीक है। नाम उपनाम सुक्तमती या दीर्णावती। इसके बाद एक नदी और देख लेते हैं, इसी के आगे थोड़ा सा, मैंने बताया था अभी उत्तरी प्रवाह की चली, टोन्स। क्या नाम है, टोन्स, या इसको तमसा के नाम से भी जानते हैं, टोन्स या तमसा। देखो वैसे ही ये मुख्य रूप से थोड़ा इसको और ऊपर कर देना चाहिए, जहां ये 427 किलोमीटर लिखा है, यहाँ से ही उद्गम इसका होता है, टोन्स या तमसा का। कहाँ से, यहाँ से टोन्स या तमसा नदी का उद्गम स्थल है। ये जगह कौन सी है आपकी, ये सतना जिला है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, सतना जिला है, ठीक है। यहाँ से कौन सी निकली है, टोन्स या तमसा नदी निकली हुई है। अब सतना के पर्टिकुलर गांव की यदि बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि टोन्स या तमसा नदी सतना के जुलेरी गांव है ना, जुलेरी गांव से टोन्स या तमसा नदी निकली हुई है, ठीक है। ये भी कहाँ मिलती है, ये सीधा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ठीक है, आपकी जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है टोन्स या तमसा नदी। कुछ इसकी परियोजना इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में अधिकतर पूछते रहते हैं, क्योंकि टोन्स परियोजना किस जिले में स्थित है, इस टाइप का क्वेश्चन आया है इस परियोजना, इस नदी से, तो किस जिले में स्थित है, रीवा जिले में स्थित है, क्योंकि इस कंफ्यूजन सतना नहीं लगाना है, रीवा जिले में टोन्स परियोजना के नाम से जो स्थित है। टोन्स तमसा नदी इंपॉर्टेंट इसलिए है, लिखा इसलिए मैंने, क्योंकि इसमें बीहर, बीहर ये चंबल वाला बीहर नहीं, ठीक है, बीहर, महाना और बेलन। बीहर, महाना, बेलन क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं, बीहर, महाना और बेलन, 3। देखो भाई, नर्मदा की सहायक नदियों के मत्थे हर बार पेपर देने जाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि वहां से हर बार नहीं आता। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, अब ये जो नदियां छोटी छोटी हैं, इनकी सहायक नदियों पे अब क्वेश्चन आने लगे हैं। तो 3 सहायक नदियां इसकी, बीहर, महाना और बेलन, ये 3 सहायक नदियां किसकी हैं, ये हैं आपकी टोन्स या तमसा नदी की 3 सहायक नदियां हैं। बीहर, महाना, बेलन किसकी हैं, टोन्स या तमसा नदी की 3 सहायक नदियां, बीहर, महाना और बेलन है। अच्छा, अब एक और टोन्स से इंपॉर्टेंट है, एक जलप्रपात पूछा गया था पेपर में, पूर्वा। कौन सा जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात पूछा गया है बार बार पेपर में, किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो देखो पूर्वा जलप्रपात की यदि बात करें तो पूर्वा जलप्रपात टोन्स नदी पर ही स्थित है, जिसका नाम क्या है, पूर्वा जलप्रपात। एक जलप्रपात और है, टोन्स है छोटी नदी, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर बहुत ज्यादा है। एक इसका जलप्रपात क्या है, पियावन, पूर्वा हो गया। एक जलप्रपात इसका क्या है, पियावन। अच्छा, पियावन इसलिए इसका पहला पियावन नाम बोला क्योंकि इसका एक और नाम है जो सब लोग जानते, चचाई। कौन सा है, चचाई। तो एक तो पूर्वा हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, पियावन या चचाई जलप्रपात भी किस पर है, ये
टोंस नदी पर है। अब टोंस की एक सहायक नदी है जो बीहर, उसमें स्थित है ये पियाव चचाई जलप्रपात। बट ये क्या है तो टोंस नदी, क्योंकि बड़ी नदी है उसी का नाम चलेगा। तो बीहर नदी पर कौन सा है, पियावन या चचाई जलप्रपात है। बट वैसी नाम किसका चलता है, टोंस या तमसा नदी पर स्थित क्या है, पियावन या चचाई जलप्रपात। पूर्वा जलप्रपात किस नदी पर है, टोंस नदी पर स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद और जलप्रपात, क्योंकि रीवा के जलप्रपात सबसे बड़े जलप्रपात है। एक केवटी का नाम सुना होगा, कौन सा, केवटी। केवटी जलप्रपात है, वो भी किस क्षेत्र पर है, यही रीवा पर है और टोंस नदी पर ही स्थित है केवटी जलप्रपात। अब टोंस पे मान लो, क्योंकि ये सहायक नदी किसकी, महाना, तो महाना पे है। वैसे डीपली जाओ तो केवटी जलप्रपात किस पर है, छोटी नदी जो महाना है उस पर है। लेकिन माना किस में जाता है, बड़ी नदी का नाम चलता है जो टोंस या तमसा नदी पर स्थित है केवटी जलप्रपात। डीपली क्वेश्चन, यदि देखो अब आराम से समझिए कि केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ऑप्शन डिपेंड करेगा, टोंस नदी, केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, तो अपन टिक कर देंगे टोंस नदी। दूसरा क्वेश्चन देखो कि केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बीना नदी, धसान नदी, उसके बाद बीहर नदी या महाना नदी, तो अपन क्या टिक कर देंगे कि जो महाना नदी है उस पर कौन सा स्थित है, केवटी जलप्रपात। ठीक है, तो केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, महाना नदी पर। बट महाना नदी किसकी सहायक नदी है, टोंस की सहायक नदी है। तो इसको दोनों पे कवर करते हुए चलना है। ठीक है, थोड़ा डीपली जाओगे तो कंफ्यूजन होगा, बट उसको अच्छे से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। तो केवटी जलप्रपात टोंस या तमसा नदी पर, ठीक है, उसकी सहायक कौन सी, महाना नदी पर है। इसके बाद और कौन सा, एक और जलप्रपात है, उसको देख लीजिए, उसका नाम क्या है, बहुटी। क्या नाम है, बहुटी जलप्रपात। अच्छा, बहुटी जलप्रपात जो है ये भी कहाँ पर है, टोंस या तमसा नदी पर है। अब पर्टिकुलर नदी कौन सी है, छोटी नदी, बात समझ में आ रही है। दो नदियां यहाँ चल रही हैं, लेकिन समझना है बिल्कुल दिमाग से अच्छे से, क्योंकि ये कोई रील नहीं है कि आपको देखने में बार बार मजा आएगा, क्योंकि इस पर तो दिमाग लगेगा भाई, समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी तक वीडियो में टिके रहोगे। और मजे के लिए तो बहुत सारे वीडियो हैं आपके पास। ठीक है, तो देखिए समझिए अच्छे से कि जो बहुटी जलप्रपात है वो नदी किस नदी पर है, टोंस या तमसा नदी पर। क्वेश्चन राइट या रॉन्ग, बिल्कुल ये भी सही है। अब दूसरा आंसर दे रहा हूं मैं, बहुटी जलप्रपात किस नदी पर है। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि टोंस पे नहीं है, सेलर नदी पर है। तो ये क्वेश्चन गलत है कि सही है, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि जो सेलर नदी है वो भी इसी की नदी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ मैंने बताया था कि महाना नदी पर कौन सा जलप्रपात है, केवटी जलप्रपात। बट यदि ऑप्शन में टोंस नदी है और पूछ रहा है कि केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो टोंस या तमसा नदी पर स्थित है, ये ऑप्शन है, तो ये भी सही होगा। अब टोंस या तमसा की सहायक नदी कौन सी है, महाना, और महाना पर ही पर्टिकुलर कौन सा स्थित है, केवटी। तो यदि महाना ऑप्शन पर है तो महाना सही, और ये टोंस ऑप्शन पर है तो टोंस सही। अब आप भाई एमपी के एग्जाम के लिए बोल दो कि सर यदि दोनों ऑप्शन पर है तो कौन सा लगा, तो आप जानते हो कि 90% 4-6 क्वेश्चन तो हमेशा गलत देने की परंपरा है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, तुम दोनों ऑप्शन दे दोगे तो ये टोंस अपन मानेंगे या महाना मानेंगे, बट वो सही किसको मानेंगे, वो महाना को सही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर महाना पर अपन ने दोनों पढ़ ली। यदि टोंस ऑप्शन पर है, महाना नहीं, तो टोंस क्लियर कर देंगे। बात समझ में आ गई ना, यहाँ तक नहीं समझ में आई, एक बार रिवाइज करके अच्छे से फिर से देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, अच्छे से समझ लोगे तो यहाँ से जो अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं वो गलत कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो बहुटी जलप्रपात जो है तो क्या है, बहुटी जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है, रीवा में स्थित है। पर्टिकुलर नदी इसकी कौन सी है, सेलर। कौन सी है, सेलर नदी। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये पता है आपको, बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये भाई मुख्य रूप से क्या थी, उत्तरी प्रवाहित नदियां थी। अभी पश्चिमी बची हैं, दक्षिणी बची हैं, पूर्वी बची हैं। जब इस तरीके से नदियों को पढ़ा जाएगा तभी ये अपन कह सकते हैं कि यदि नदी से क्वेश्चन पेपर में है तो वो अपना सही होगा। ठीक है, अब धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगला वीडियो अपना रहेगा पूर्वी प्रवाहित नदियां। पूर्वी प्रवाहित नदियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे उनको देखेंगे, बकाया बेफालतू की चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो को। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और ताकि आप अच्छी तरीके से एग्जाम निकाल सकें और पूरे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।